नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बेरवाल और आप देख रहे हैं एनबी क्राइम अलर्ट एक्सप्रेस। दोस्तों, क्या लाला रामदेव की दुकान अब ठीक नहीं चल रही है? क्या लाला रामदेव का सामान ठीक तरीके से या ठीक तरह से नहीं बिक पा रहा है? मैं जिस लाला रामदेव की बात कर रहा हूं दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं बाबा रामदेव की। बाबा रामदेव, वो बाबा रामदेव जो कभी ये कहा करते थे कि अगर आपको 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए तो आप बीजेपी सरकार को वोट दीजिए। शायद डाटा 35 रुपए था या उसके आसपास ही था। अगर आपको इतने रुपए लीटर चाहिए तो बीजेपी सरकार को वोट दीजिए। अगर आपको महंगाई कम चाहिए, बेरोजगारी कम चाहिए, कुछ इस तरह की बातें की थी कई साल पहले बाबा रामदेव ने। जनता ने भी सोचा अच्छी बात है, सस्ता पेट्रोल मिलेगा, देश में फायदा होगा। अब धीरे धीरे बीजेपी सरकार के कार्यकाल चलने लगे, फिर भी बाबा रामदेव उनका समर्थन करते रहे, जबकि महंगाई बढ़ती रही, बेरोजगारी बढ़ती रही, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती रही, घटने का नाम नहीं ले रही। लेकिन फिर भी बाबा रामदेव इनका समर्थन करते रहे। लेकिन जब से ये सीजेपी प्रोटेस्ट यानी स्टूडेंट्स ने जब से ये प्रोटेस्ट किया, उसके बाद बीजेपी सरकार हिल गई। ये वो सरकार जो कहती थी हमारी सरकार में कभी इस्तीफे नहीं होते, ये स्टेटमेंट राजनाथ सिंह के थे। लेकिन वक्त का पहिया तो देखो दोस्तों, इसी सरकार में इस्तीफा हुआ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। वक्त का पहिया जब बदलता है, अच्छे अच्छे लोगों के घमंड मिट्टी में मिला देता है। कुछ यही हाल हुआ इस बीजेपी सरकार का। अब जेएनजी के बाद में जेएन अल्फा भी अपने स्कूल्स को लेकर, स्कूल की घटिया व्यवस्था, घटिया मैनेजमेंट, कहीं स्कूल की बिल्डिंग्स नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं टॉयलेट में पानी नहीं है और कहीं टॉयलेट ही नहीं है। जब टॉयलेट नहीं तो पानी की भी जरूरत नहीं, कहीं वो गंदा पानी पी रहे। ये चीजें अब सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया के सामने आने लग गई। अब आखिर लोग कब तक अंधभक्त बन के रहते? एक ना एक दिन सच्चाई का सामना जरूर करते, सच्चाई का साथ जरूर निभाते, और यही हुआ। मैं बाबा रामदेव की ही बात कर रहा हूं। बाबा रामदेव का पहले भी एक बयान आया था, मैंने अपने एक वीडियो में उनके बारे में बताया था। मैं आज उस वीडियो के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं इस वीडियो में बाबा रामदेव की कुछ बात करने जा रहा हूं। उन्होंने साफ तौर पे कहा हिंदुस्तान में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है, ना दलित खतरे में है, ना आदिवासी खतरे में है। खतरे में है तो वो है बचपन बच्चों का और जवानी और भविष्य। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब से बीजेपी सरकार आई है, इनके मुद्दे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम है। इन्होंने कहा हिंदू खतरे में है। मेरा सीधा सा सवाल, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, फिर हिंदू खतरे में आखिर कैसे? आखिर क्यों इतना आम जनता को गुमराह किया गया? कुछ लोग पहले अंधभक्त थे, मैं भी था, लेकिन वक्त रहते आंखें खुल गई और समझ में आ गया कि ये सरकार आखिर क्या परोस रही। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम। ना इनके पास शिक्षा के कोई मुद्दे, ना बेरोजगारी के कोई मुद्दे, ना महंगाई कम करने के कोई उपाय, ना पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के उपाय। सिर्फ एक ही मुद्दा, वो था हिंदू और मुस्लिम का। लेकिन हम लोग बचपन में एक चीज सुना करते थे टीवी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। हमें लगता है कि ये भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब से मिलके ही बना है, और इन सब के वजह से ही है, किसी एक की वजह से। ठीक है, हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा हैं,
हम भी हिंदू हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आखिर हमें क्यों लड़ाना? हिंदू मुस्लिम हमें क्यों करना? मुस्लिम अपना काम करे, अपने धर्म को फॉलो करें, बस कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से किसी दूसरे को परेशानी हो। हिंदू अपना काम करे, वो कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से किसी दूसरे को कोई परेशानी। बाबा रामदेव ने अपने इस वीडियो में यह कहा कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनमें बच्चों को शामिल ना किया जाए। पेरेंट्स बच्चों को आगे कर देते हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन मेरा भी इसके बारे में एक ख्याल है, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट संस्था है या कोई गवर्नमेंट काम है, सरकारी काम, वहां कोई कमी है या कमी चल रही है, वहां अगर आपने वीडियो बना लिया, अगर आप बालिग हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो लोग आपके ऊपर कोई केस ठोक सकते हैं। कोई केस क्या, राजकार्य में बाधा डालने का केस वो जो ही आसानी से आपके ऊपर लगा सकते हैं। लेकिन यही केस बच्चों के ऊपर नहीं लगता है। दोस्तों, हर शख्स जो बालिग है, जो जवान है, जो बुजुर्ग है, वो इन केस मुकदमों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये केस मुकदमे बच्चों पे नहीं लगते। अब वाकई में जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है, ये चीजें कहां कैसे दिखाई जाए, इसके लिए पेरेंट्स क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, वीडियो शूट कर लो, सोशल मीडिया पे डाल दो। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो जाता है, रीच अच्छी हो जाती है, सब लोगों के सामने वो वीडियो आ जाता है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि आपने एक रास्ता खत्म कर दिया। सरकारी स्कूल में कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ कमियां हैं, कोई शख्स वीडियो बनाएगा, आप राजकार्य में बाधा का मुकदमा ठोक देंगे। शख्स डरता है, वो केस मुकदमों से डरता है, बिल्कुल डरता है, लेकिन बच्चों के ऊपर नहीं लगा पाएंगे। सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया का जमाना क्यों है, मैं इसके बारे में बात करूं तो मोदी साहब गोदी मीडिया के ऊपर रात को 8 बजे आते थे। मित्रों, वो ट्रेंड वक्त के साथ बदल गया, समझ में आ गया। अब सोशल मीडिया का जमाना है, गोदी मीडिया का जमाना नहीं। इसलिए वो आते हैं इंस्टाग्राम पे, हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स। वो एक अलग बात है कि इन जेनजी और जेन अल्फा ने अभी तक मोदी साहब को अपना फ्रेंड नहीं बनाया, क्योंकि उन्हें नहीं लगता शायद कि वो कुछ कर रहे हैं, तो शायद अभी तक नहीं बनाया। बाबा रामदेव ने इसके बारे में कहा। बाबा रामदेव ने कई मुद्दों के ऊपर बात की। मैं चाहता हूं सुने आप उन्हीं की जुबानी क्या कहा बाबा रामदेव ने। देखिए। में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा कोई देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आपने उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी ADM और DM का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। आंदोलन ये अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए, और जब बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए। देश में अराजक आंदोलन तो नहीं, हाँ देश में
संविधान की लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक लोकतांत्रिक नैतिक आध्यात्मिक मानवीय मूल्यों पर आधारित आंदोलन होने चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। आंदोलन के नाम पर अनारकी अराजकता भी नहीं होनी चाहिए और बच्चों का आंदोलन में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हां, इतना जरूर है कि देश की शिक्षा की, चिकित्सा की सही दिशा होनी चाहिए और देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के बहुत गहरे प्रश्न हैं, उनका समाधान होना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि इसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, लेकिन इसमें यह भी मानता हूं कि ये व्यक्ति केंद्रित व्यवस्था नहीं है। किसी एक पक्ष या प्रतिपक्ष के, किसी एक व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है कि वो पूरे देश की व्यवस्था बदल सके। इसके लिए 3 स्तर पर जागरूकता चाहिए। एक सामाजिक जागरूकता, एक राजनीतिक जागरूकता, तीसरी प्रशासनिक रूप से जागरूकता। जो लोग बड़े उत्तरदायित्वों में हैं उन सबको सामूहिक रूप से समझना होगा कि इस देश के सामने जितने भी बड़े प्रश्न हैं, बच्चों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, नौकरियों को लेकर के, देश के भविष्य को लेकर के, प्रकृति पर्यावरण को लेकर के, सभी दिशाओं से देश को उन्नत बनाने के लिए सभी लोगों को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हां, जब देश में ऐसी कुछ बातें दिखती हैं कि जहां लग रहा है कि बहुत अंधेर गर्दी हो रही है, वहां पर फिर लोगों में आक्रोश फूटता है और वही आक्रोश आंदोलन का रूप लेता है। और मैंने कहा, मैं आंदोलन में भी अनारकी अराजकता का समर्थक नहीं हूं, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलनों से तो देश की को आजादी भी मिली और जब जब भी देश में आवश्यकता होती है तब लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से आंदोलनों का हमारा